नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमित शायद। और करते हैं खबरों की ओर। ऋषिकेश के निकट परमार्थ निकेतन में चल रहे इंटरनेशनल योग महोत्सव के अंतिम दिन उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। उन्होंने इंटरनेशनल योग महोत्सव में शामिल हुए योग गुरुओं, योग प्रशिक्षकों को संबोधित किया। कहा कि योग की वजह से इस क्षेत्र का नाम पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन हुआ। यहाँ से योग सिखाने वाले योग प्रशिक्षु राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल को परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने गंगा अवार्ड से सम्मानित किया। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है और ये क्षण अपने आप में स्पेशल है, क्योंकि परमार्थ आश्रम के अंदर में एक हफ्ते तक चला इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल आज उसका समापन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत की ये जो सोच विचार और धारणा है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का संदेश है, इसको किस प्रकार से पूरी मानवता, पूरे विश्व के साथ साझा किया जाए। ये योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बॉडी, माइंड और सोल का मिलन है। ये किस प्रकार से एक इंसान का पूरे ब्रह्मांड के साथ में मिलाप है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हजार से भी ज़्यादा जो फॉरेन कंट्री से 57 कंट्री से आए हैं और वो ये संदेश भारत का लेके जाएंगे, वो हिमालयस का, गंगा माँ का, उत्तराखंड का, भारत का जो संदेश है, जो सदा ही कहता है कि अतिथि देवो भव, जिस प्रकार से हमने उनकी देखभाल की है और जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम का जो सोच विचार है कि वन फैमिली, वन अर्थ और वन फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है ये जो संदेश भारत का, भारत की सभ्यता संस्कृति का, ये बहुत ही सुंदर तरीके से परमार्थ आश्रम, और कभी कभी ऐसा लगता है ये परमार्थ का अर्थ क्या है, ये परम अर्थ जीवन का क्या है। और मुझे पक्का है कि जिन्होंने भी ये इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल किया है, ये हमारी सभ्यता के, हमारी संस्कृति के, योग के ये ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं और ये हमारा संदेश बहुत दूर तक देने वाले हैं। मैं आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में योगा का जो संदेश दिया है। और जून 21 जिसको हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, ये जितने भी फॉरेन कंट्री से हमारे परिवार के सदस्य आए हैं सीखने के लिए, उनके अंदर एक क्वेस्ट था, एक सीखने की एक पैशन थी। और जिस प्रकार से उनको सिखाया गया है, उनको देखकर उनके वाइब्रेशन से लगता है कि उन्होंने इस विद्या को, इस इंटेलेक्ट को, इस विजडम को बहुत गहरे से अपनाया है। और अभी तो भारत में संगम हुआ था और उस वक्त हमने देखा था किस प्रकार गंगा मैया, जमुना जी और सरस्वती जी का मिलन वहां पर पूरे 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 विश्व ने देखा। और 66.3 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि इस वक्त, इस क्षण में पूरी दुनिया में एक चाहत है, एक पैशन है कि किस प्रकार से वो पीस, वो डिविनिटी, वो स्पिरिचुअलिटी, मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड की तरफ से हर मानवता के विश्व में हर एक को मैं। सीएम धामी अक्सर पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते नजर आते हैं। यही कारण है कि वे प्रदेश में जहां भी दौरे पर जाते हैं वहां वे हमेशा ही मॉर्निंग वॉक करते दिखते हैं। आज सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया। इन तस्वीरों में सीएम धामी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चारधाम यात्रा संचालित करने का आह्वान किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रीन यात्रा की थीम पर पर्यावरण को संरक्षित करने, बिना प्लास्टिक की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चलाना चाहते हैं पौधारोपण करें, इससे भी सर जलवायु परिवर्तन सुधार होगा। चारधाम यात्रा ग्रीन पर्यटन की थीम पे जो नहीं, देखिए अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है, लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से प्रचार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे।
जनपद चंपावत के टनकपुर में लगने वाले उत्तर भारत के सुविख्यात मां पूर्णागिरि मेले का शनिवार को शुभारंभ हो गया। सूबे के मुख्यमंत्री और चंपावत विधायक पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरि मेले का ठुलीघाट पहुंच विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरि धाम को लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बताया। साथ ही कुंभ मेले के बाद प्रदेश में सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले मेले के रूप में मां पूर्णागिरि मेले की पहचान बताई। इस वर्ष मां पूर्णागिरि मेला 15 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक कुल 90 दिनों की अवधि तक चलेगा। उन्होंने कहा कि मेलार्थियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसको लेकर मेला प्रशासन और जिला प्रशासन प्रयास सुनिश्चित कर रहे हैं। शुभारंभ हो गया है। आने वाले सभी भक्तगण ठीक प्रकार से मां के दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हों, किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने, वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2, 3, 4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजू का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराई का स्थान हो, गढ़कुची मैया का स्थान है, बयानुरा बाबा का स्थान है, श्यामला ताल है, ऐसे स्थानों की भी यात्रा लोग करें। रीठा साहब भी इसी में, मायावती अद्वैत मायावती आश्रम भी इसी जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार के सर्किट बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं और ये मेला केवल 3 महीने का मेला न होकर आने वाले समय में पूरे साल भर का मेला हो, साल भर यहाँ यात्रा चले, उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। सूबे के अंदर अवैध मदरसों पर प्रदेश सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध मदरसों के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी केवल राजनीतिक फायदे लेने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। सीएम साहब भी कह रहे हैं और कि अवैध जो चाहे मदरसे हैं, मस्जिद हैं, मजार हैं या अन्य चीजें कोई भी हैं, उनके अतिक्रमण जो है वो हटा दिए गए। अवैध मदरसे, अवैध निर्माण, अवैध मजार और लव जिहाद, छूत जिहाद, ये सब भाजपा के वार क्राई है। इनके बिना तो भाजपा का अस्तित्व है ही नहीं। जब इनको तो वो उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं सुबह गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ और उसके बाद राम राम कहता हूँ, तो भाजपा जो है सुबह सुबह उठ करके भाजपाई लव जिहाद, थूक जिहाद, यही सब पेशाब जिहाद, क्या क्या जिहाद है, इन्हीं जिहादों को और ये अवैध कब्जे जिहाद आदि आदि पुकारते रहते हैं। ये इनके वार क्राई, ये भाजपा के वार क्राई। इनके बिना भाजपा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग इसे अर्ध कुंभ कह रहे हैं, लेकिन शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि यह कुंभ मेला ही होगा। इसे भव्य रूप से आयोजित करने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। सरकार इस आयोजन को भव्य ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लोगों के मन में एक संशय है, लेकिन हमने निर्णय लिया है इसको अब हम कुंभ के रूप में जानेंगे। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है इसको अर्ध कुंभ का रूप न देके या उसका नाम न देके अब इसे कुंभ के रूप में ही जाना जाए। अब कुंभ के नाते ही हम बैठकें करेंगे, कुंभ के नाते ही आगामी कोई भी व्यवस्थाएं होंगी उस रूप में हम करेंगे। आपने क्या चीज जारी है और अभी क्योंकि हमारा जो एक कुंभ होने वाला 2027 में, इससे पहले की प्राथमिक बैठकें अन्य को बैठकें होनी है। ये सारी बैठकें क्योंकि अभी तो 2025 है, 2027 और 25 के बीच में लगभग 2 साल का हमारे पास समय है। संतों, पूजनीय संतों से भी हम मिलेंगे, सभी अखाड़ों से हम लोग मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्राथमिक बैठक ले चुके हैं, हम लोग लगातार उन बातचीत कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और अनेकों बार जब भी हमें मौका मिलेगा, जहां भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है, कहीं संशोधन की आवश्यकता होती है, जो
संबंधित हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूज्य संतगण हैं, सभी से हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल के बयान पर कहा कि मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो उस पर सनसनी फैलाने की बजाय आपको अपने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए या फिर डीएम एसएसपी से बात करनी चाहिए, वे इस पर काम करेंगे। कि केदारनाथ धाम में कुछ लोग मतलब स्ट्रिक्ट गतिविधियां कर रहे हैं, वहाँ मांस मदिरा का उपयोग कर रहे हैं और धाम को की छवि खराब कर रहे हैं। अब ऐसे एकाध लोगों के विषय में तो पहले जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा फिर कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे, अच्छे ऑफिसर्स हैं, करेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का मुद्दा उठा है। इस मामले पर बीजेपी नेताओं के भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने भी कई तथ्यों को सामने रखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की है। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ, और जो ये वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहे। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र, सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य लोग शामिल हुए। नगर आयुक्त ने बताया कि नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है, जो शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। जो भारत सरकार द्वारा एनुअल सर्वे है क्लीनलीनेस का, विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे इन द वर्ल्ड, उसी की प्रक्रिया के दृष्टिगत इस बार विशेष प्रयास किए गए हैं कि देहरादून शहर की स्वच्छता रैंकिंग इम्प्रूव हो और उस पर जो विभिन्न मानक दिए गए हैं, स्वच्छता रैंकिंग के पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हमने जो पिछली बार हमारी कमियां रह गई थी उनको ध्यान देते हुए, उन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रयास किया है कि हमारी स्वच्छता रैंकिंग इस बार इम्प्रूव हो। विभिन्न वार्ड्स में कुछ वार्ड्स शीर्ष अधिकारियों को बांटते हुए हमने स्वच्छता पेट्रोलिंग शुरू कराई है और स्वच्छता पेट्रोलिंग के आधार पर विजिबल क्लीनलीनेस में काफ़ी सुधार लाया है। इसके अलावा जनता से भी फीडबैक लगातार लिया जा रहा है। जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, उनको भी रिजॉल्व किया गया है। क्लीनलीनेस ऑफ रिवर्स से लेकर के सोर्स सेग्रीगेशन तक व्यापक प्रयास किए गए हैं और आईसी यानी कि जन जागरूकता के लिए भी काफ़ी हमने स्टेक होल्डर्स के साथ में कार्यशालाएं आयोजित की हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी रैंकिंग में सुधार होगा। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने लगातार बढ़ते तापमान के लिए प्रकृति के साथ बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आज ऊर्जा का जिस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है। पिछली बार की गर्मी से भी ज़्यादा होगी।
और इन सब के पीछे अगर कारण टटोल लें तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से हमने ऊर्जा का दुरुपयोग किया है अपने हितों में, अपने लाभ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए दुनिया भर में, ये उसी का प्रताप है कि गर्मी का हालत ये है। अब आप मोटे से हिसाब लगा लीजिए कि 2023-24 के आसपास 34.4 गीगाटन कार्बन का उत्सर्जन हुआ था। 24 के अंत में आते आते वो 37.41 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड है और ऐसे 578 करीब मैट्रिक टन मीथेन आ गई। ये दोनों वो गैसेस हैं जिनके कारण वातावरण दूषित होता है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस पर अपने स्लीपर सेल भेजे हुए हैं। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उनको कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की जरूरत नहीं। जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 1 देश की पार्टी है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि डूबते हुए जहाज में, लड़खड़ाते हुए जहाज के जो कांग्रेस का जहाज है उसमें अपने स्लीपर सेल छोड़े। हाँ, अपनी हार का ठीकरा, अपनी निराशा को की बौखलाहट है उनकी कांग्रेस की, जो वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और ना ही अपने नेताओं पर भरोसा है, और इसीलिए वो उनको स्लीपर सेल कहने की बात करते हैं बार बार। तो कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनका संगठन कैसे बढ़े और अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बनस्पत इसके कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये निराशा और बौखलाहट है जो इस तरह के गलत बयानबाजी करके वो लोगों के बीच में अपने आप को एक साफ छवि का दिखाने की कोशिश करते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने का दावा करने वाले महकमे में ही महिला कर्मचारी सुरक्षित नहीं। जी हां, यूं तो उत्तराखंड पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के कदम उठाए जाने का दम भरती है, लेकिन हाल ही में महिला दरोगा ने अपने अधीनस्थ एक कांस्टेबल पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए देहरादून के पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, जिसने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले सिपाही पर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला दारोगा ने ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म की शिकायत उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मिलकर की थी, जिसके बाद डीजीपी के निर्देशों पर देहरादून एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करवा दिया है। देखिए, इसमें महिला उप निरीक्षक जो अभी वर्तमान में जिले में पोस्टेड नहीं है, शाखा में है, तो उनके द्वारा एक शिकायती प्राप्त पत्र देकर व्यक्तिगत रूप से मिला गया था। तत्काल उस पर चूंकि गंभीर आरोप लगे थे, उस पर तत्काल देखते हुए थाना पटेल नगर में हमने इस पर केस भी रजिस्टर्ड करा दिया था। जो इसके नियमानुसार जो महिला संबंधी अपराधों में सौंपी रहती महिला अधिकारी को इसकी विवेचना दे दी गई। साथ ही साथ जो उसके बयान थे वो भी दर्ज कर लिए गए। न्यायालय में भी उसके बयान कलमबद्ध कराने के लिए जो प्रोसेस है वो भी एप्लीकेशन लगा दी गई, और जो मेडिकल अन्य फॉर्मेलिटीज़ होती है इसमें जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे उसके भी बयान आदि दर्ज करने के लिए भी उसमें विवेचक को निर्देश दे दिए गए हैं। बयानों के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं, और साथ ही साथ जो अभियुक्त है, जो नेम्ड है, उसके द्वारा क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसके आकलन के बाद इसमें महिला विवेचक द्वारा सुसंगत इसमें कार्रवाई की जाएगी। चूंकि महिला संबंधी अपराध है, पुलिस विभाग से संबंधित, इसकी गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें पूरी केस की मॉनिटरिंग के लिए एसपी देहात हमारे विकास नगर है, जो एक महिला अधिकारी हैं, उनको लगाया गया पर्यवेक्षण में, जो डेली इस केस की मॉनिटरिंग कर रही हैं, और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके बाद उसमें अग्रिम कार्य। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। तो मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल सीएम आवास पर पहुंचे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा देने की बात कही है। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री धामी को प्रेमचंद अग्रवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे। बेहद भावुक अंदाज में इस्तीफा सौंपने गए हैं प्रेमचंद अग्रवाल। प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और
इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ, और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अभिनव नायक। अभिनव, देखिए कैबिनेट विस्तार की चर्चा यहां पर लगातार जारी है और इसी बीच वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए भावुक भी नजर आए और कुछ ही देर में सीएम को अपना इस्तीफा भी वो सौंप देंगे। बिल्कुल अमीषा, अगर बात करें उत्तराखंड की सियासत से जो है इस समय काफी बड़ी खबर आ रही है। जो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उन्होंने जो है आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंप भी दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने उससे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपने आवास पर बुलाई थी और उन्होंने जो वहाँ पर जो है वो कहा है कि मेरे से जितना हुआ है मैंने उत्तराखंड को उतना अपना योगदान दिया है। और हालांकि वो अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे उसमें कहीं ना कहीं भावुक भी नजर आए हैं और काफी लंबे समय से जो है किरकिरी झेल रहे थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान जो है उनके मुंह से कहीं ना कहीं जो अपशब्द निकले थे उसी को लेकर जो है पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है वातावरण बना हुआ था। और इसी के चलते जो है प्रेमचंद अग्रवाल ने आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके आवास पर जाकर आज इस्तीफा सौंप दिया है। जी बिल्कुल अभिनव, और जैसा कि आपने जिक्र किया उनका जो बयान था विधानसभा में दिया हुआ, उसके बाद विपक्ष लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग भी कर रहा था या फिर लगातार कह रहा था कि खुद से वित्त मंत्री अपना इस्तीफा सौंप दे। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के जो बड़े नेता है और जो सांसद है अनिल बलूनी, वो भी लगातार वित्त मंत्री के इस बयान की निंदा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो केंद्र आला कमान है उसके सामने भी पूरे इस बयान को, पूरे इस मामले को रखा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जैसे ही कैबिनेट विस्तार होगा तो हो सकता है कि वित्त मंत्री को अपने जो मंत्री पद है उससे हाथ धोना पड़े, लेकिन उससे पहले ही वित्त मंत्री ने खुद ही इस्तीफा सौंप दिया। बिल्कुल अमीषा, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज थी और कहीं ना कहीं उसमें लग भी रहा था कि कुछ कैबिनेट मंत्रियों की जो है छुट्टी हो सकती है, लेकिन आज जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद ही जो है अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। हालांकि जो सांसद हैं गढ़वाल से अनिल बलूनी, उन्होंने भी जो है पिछले दिनों साफ किया था और उन्होंने जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान की निंदा भी की थी। हालांकि मैंने कहा था कि हमने हाईकमान को जो है अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसी के बिल्कुल अभिनव, कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ी खबर है उत्तराखंड की सियासत में कि वित्त मंत्री अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब नगर निगम ने खुद इस काम को बखूबी संभाल लिया। इसके लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया है। नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कहा कि इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। उसके सुधार के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में। होली का पर्व भले ही बीत गया है, लेकिन अभी भी वीकेंड होने की वजह से ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में हजारों पर्यटक सैर सपाटे के लिए रुके हुए हैं। वीकेंड की छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटकों के आने का दौर भी जारी है। ऐसे में ऋषिकेश मुनिकीरेती में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में जुटे हैं। ट्रैफिक पुलिस का प्रयास है कि रविवार को क्षेत्र में किसी भी प्रकार से ट्रैफिक जाम न हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार ऋषिकेश मुनिकीरेती में पुलिस ट्रैफिक को व्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।